बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक पास पेपर मैथमेटिक्स 2024 का सलूशन हम कर रहे हैं। सेक्शन ए इसका मैं आपको करवा चुकी हूँ, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेक्शन बी भी हम कर चुके हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो का। नाउ आज की वीडियो में हम करेंगे सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। ये भी आपका सेक्शन 30 मार्क्स का होता है सेक्शन बी की तरह ही, बट इसमें आपको 3 क्वेश्चंस जो है वो करने होते हैं टाइम। अब इन 3 क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए आपको जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं, अभी तक जो आपका पेपर पैटर्न जो है वो फॉलो किया जा रहा है, यानी आपकी जो एक्सरसाइजेस पेपर में कंटिन्यूसली प्रीवियस ईयर्स में आई हैं। तो सेक्शन सी में आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो गिवन होता है इनवर्स का। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये 19 यूनिट से लिया गया क्वेश्चन है, 19.2 से लिया गया क्वेश्चन है। इसके बाद आपके थ्योरम्स होते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में भी, क्वेश्चन नंबर 14 में भी। क्वेश्चन नंबर 15 यूनिट नंबर 29 से आता है। ठीक है, इसमें आपने सर्कमफेरेंस ड्रॉ करना होता है, सर्कमस्क्राइब सर्किल, इंस्क्राइब सर्किल ड्रॉ करने होते हैं, कुछ भी आपको ड्रॉ करने के लिए दे दिया जाता है यूनिट नंबर 29 से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो होता है वो आपका एक थ्योरम होता है, और क्वेश्चन नंबर 16 के साथ एक और करके पार्ट गिवन है, वो भी एक थ्योरम है। यानी 1 2 3 4 थ्योरम्स इस सेक्शन में आपको गिवन है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज 19 है उससे क्वेश्चन गिवन है 19.2 से, और एक क्वेश्चन आपको गिवन है यूनिट 29 से। तो इस थ्योरम में आपको अगर 3 क्वेश्चंस करने हैं, आपने यूनिट 29 अगर करना है तो यूनिट 29 19.2। इसके अलावा थ्योरम्स आपने कोई एक ज़रूर करना होगा, क्योंकि 4 थ्योरम्स यहाँ पर गिवन है। तो अगर आप 12 अटैम्प्ट करते हैं, 16 अटैम्प्ट करते हैं, वो 15 अटैम्प्ट करते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन के साथ आपको थ्योरम एक लाजमी करना होगा। थ्योरम आपके इस सेक्शन में जो है वो मैट्रिक क्लास में पहले तो हैं बहुत ज़्यादा लेंदी थ्योरम्स नहीं, पहले तो बहुत ही ईजी थ्योरम्स हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्ट थ्योरम्स हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो थ्योरम्स की अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके जो है वो इस सेक्शन को भी आप इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर सकेंगे, 3 क्वेश्चन आप आराम से कर सकेंगे। बाज़ बच्चों को जो है वो सर्कमस्क्राइब सर्किल या इंस्क्राइब सर्किल, सर्कम सर्कल ये मुश्किल लगते हैं, तो आप इस क्वेश्चन के अलावा थ्योरम्स की ही तैयारी करें तो आपका ये सेक्शन भी ईजिली हो जाएगा। हम करने जा रहे हैं इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपने मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब मैट्रिक्स का इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आपने फाइंड आउट करना हो, अब यहाँ पर इसको ए मैट्रिक्स का नाम दिया गया है, तो हम इनवर्स का फॉर्मूला मेंशन करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का आपने इनवर्स मालूम करना हो तो उस पर उसका इनवर्स इस तरह से शो किया जाता है, इज इक्वल्स टू, इसके बाद आपने 1 अपॉन फॉर्मूला लिख रहे हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है आपको उसका डिटर्मिनेंट लिखना है, देन उसको मल्टीप्लाई करना है उसके एडजॉइंट से, यानी ए से, एडजॉइंट ए। आपने मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपकी जो भी मैट्रिक्स गिवन है आप उसका एडजॉइंट पहले आप फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट से ही जो है वो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो इट मीन्स कि उसका मजीद सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, फाइंड ए डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए 3/3 की आपकी मैट्रिक्स गिवन है, तो मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देंगे इस तरह से 2 3 2 1 2 1 1 1 2। ये हमारी मैट्रिक्स है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट रो से आप फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, 2/2 की मैट्रिक्स बनाते हैं। फर्स्ट रो से लिया है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप स्किप कर देंगे, क्योंकि ये 2 फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो बाकी बचे एलिमेंट फर्स्ट रो एलिमिनेट हो गई और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो गया इस तरह। तो जो एलिमेंट्स बचे वो आप 2/2 की मैट्रिक्स बनाकर उसमें लिख देंगे 2 1 1 2। इसके बाद नेगेटिव साइन आती है लाजमी, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो सेकंड, जो रो में सेकंड है एलिमेंट, उसको लिख देंगे, तो 1 है फर्स्ट रो का सेकंड, तो 1। अब आपने 2/2 की अगेन मैट्रिक्स बनानी है, रो फर्स्ट ही है, अब एलिमेंट आपका कॉलम सेकंड में है,
तो आपकी जो बचेंगे टर्म्स वो बचेंगी 3 बचेगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 2। तो 2/2 की जो आपकी सॉरी मैंने यहाँ लिखना है 3 2 1 और 2, ये हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 2/2 के। अब आपने प्लस साइन के साथ लिखना है इस 1 को, यानी 2 को लेना है, देन फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप, जो बचे 2 1 1 2, आपने एक मैट्रिक्स बनाई 2/2 की, फिर आपने नेगेटिव साइन के साथ अगले एलिमेंट को लिखना है, नेक्स्ट लिखा, फिर फर्स्ट रो में ही है बट कॉलम सेकंड है, तो 3 2 1 2 आपकी मैट्रिक्स बनी। अब आपने प्लस साइन के साथ लिखना है इस अगले एलिमेंट को, तो ये 1 है। अब आपने फर्स्ट रो में है ये बट लास्ट कॉलम यानी थर्ड कॉलम में है, तो बचे रिमेनिंग 3 2 1 2 1। इस तरह से हमारी 2/2 की मैट्रिक्स बन जाएंगी। इसको मज़ीद इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप इसमें AD माइनस BC वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो आप 2/2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट में करते हैं। ये A होता है, ये B, ये C और ये D। A को D से करते हैं यानी 2 2 ज़ा 4 माइनस फॉर्मूले की 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 एज इट इज़। 3 को 2 से करेंगे 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 2 ज़ा 2 प्लस 1 एज इट इज़। 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 2 ज़ा 4। तुम्हारी A डिटर्मिनेंट 4 माइनस 1 3 माइनस 1 एज इट इज़ 6 माइनस 2 4 प्लस 1 एज इट इज़। 3 माइनस 4 किया तो माइनस 1। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर माइनस हुआ तो 4 में से 3 माइनस हुआ, माइनस का 1 बचा। साइन आंसर के साथ याद रखें बड़े नंबर की आती है हमेशा। 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 4 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1। जो हमारा डिटर्मिनेंट आया मैट्रिक्स का आएगा वो है 6 माइनस 4 2 2 में से 1 माइनस किया 1, तो सिंपली A डिटर्मिनेंट हमारा 1 आ गया, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर ये 0 के इक्वल आ जाए तो A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता होगा। ठीक है, अब हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो गया, अब हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट नाउ फाइंड एडजॉइंट A। अब मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइल मालूम करने के लिए आपने सिंपली जो भी आपकी मैट्रिक्स है A, आपने उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको पूरी मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है A1 2 और ये है पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट। इसके बाद आपने A21 A22 नाम देखें कैसे दे रहे हैं हम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है A11 A12 A13, यानी पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। इसी तरह तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो है दूसरा कॉलम है और तीसरी रो तीसरा ही कॉलम है। इस तरह से आपने A11 A12 A13 लिख के इसका लेना है ट्रांसपोज। अब ये क्या है A11 A12 A13, तो ये हैं आपके कोफैक्टर्स। आपने कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और फिर यहाँ पर पुट करने हैं, उनका ट्रांसपोज लेना है, देन फिर आपका एडजॉइंट आएगा मैट्रिक्स का। ठीक है, यानी एडजॉइंट A आएगा आपका। अब एडजॉइंट A हमने फाइंड आउट करना है सिंपली एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A फाइंड आउट करने के लिए हमें मैं लिख रहे हैं टू फाइंड adjoint A we find all the cofactors। हमें तमाम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मैट्रिक्स A के। अब पहले A11 मालूम करेंगे, तो देखिए मालूम करने का फॉर्मूला वही सिंपल है कि फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का AIJ इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस J MIJ।
अब एम आई जी क्या है? एम है माइनर्स। माइनर्स मीन्स कि जो रॉ और जो कॉलम होगा, ठीक है, वो छोड़ के आपके पास जो एलिमेंट्स रिमेनिंग बचेंगे आपने वो लिखने होंगे मैट्रिक्स 2 by 2 की बना के। किस तरह से हम, एक मैं आपको बहुत डिटेल में समझाती हूँ। देखिए A11 मालूम कर रहे हैं तो -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि आई भी 1 है, जे भी 1 है। फिर एम आई जे यानी M11, जो M11 होगा वो M11 यानी पहली ही रॉ आपकी मैट्रिक्स की, पहला ही कॉलम आपने एलिमिनेट करना है, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आपने लिखने हैं। ठीक है, 1 1 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम आपने स्किप करना है, बाकी लिखने हैं। तो 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब A11 इक्वल्स टू -1 की पावर हो गई है यहाँ पर 2। तो जब पावर इवन नंबर हो तो आपकी माइनस खत्म हो जाती है, और यहाँ पर सिंप्लीफाई उसी तरह से करना है। 2 को 2 से करना है, 2 2 ज़ा 4, माइनस साइन 1 को 1, यानी इसको इससे करना होता है, ए को डी से और बी को करना होता है सी से, और बीच में आती है माइनस। 2 2 ज़ा 4, माइनस 1 1 ज़ा 1, तो ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर 1, और 4 - 1 हमने किया तो हमारा आ गया 3। तो A11 की वैल्यू आ गई है सिंपली 3। इसी तरह से हम मालूम करेंगे A12 A12 इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 2। अब 1 2 का मतलब है फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, 1 रॉ और 2 कॉलम, यानी पहले जो नंबर है वो रॉ है और दूसरा जो नंबर है वो कॉलम है। तो 3 2 1 2 आप लिखेंगे। करेंगे उसी तरह से सिंप्लीफाई मजीद, -1 की पावर 2 + 1 3, 2 3 को 2 से, 3 2 ज़ा 6, -1 2 ज़ा 2, तो ये हो गई 1 माइनस बचेगी क्योंकि पावर ऑड हो गई। 6 - 2 किया तो 4, तो A12 की वैल्यू आ जाएगी -4। इस तरह से आप मालूम करेंगे मजीद A13। हमें इसकी ज़रूरत होगी तो हम सामने इसको रख लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को। अब हम फाइंड कर रहे हैं A13, -1 की पावर हो जाएगी 1 + 3 M13। M13 का मतलब है फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम स्किप आपने करना है, तो 3 2 2 1 रिमेनिंग बचेगा। -1 की पावर हो गई है 1 + 3 4, और यहाँ से करें 3 1 ज़ा 3, -2 2 ज़ा 4, इसको इससे करते हैं और इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, बीच में माइनस आती है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 है तो +1 हो जाएगा, और 3 - 4 करें तो -1, प्लस माइनस -1 1 ज़ा 1, A13 की वैल्यू आ जाएगी -1। अब करेंगे A13 के बाद आ जाएगा A21, दूसरी रॉ स्टार्ट होगी, पहला कॉलम लेंगे। ठीक है, तो A21 के लिए हम करेंगे -1 की पावर 2 + 1। अब 2 + 1 का मतलब है दूसरी रॉ है और पहला कॉलम है। अब रॉ दूसरी हो चुकी है, कॉलम पहला एलिमिनेट करेंगे आप। ठीक है, तो जब कॉलम पहला करेंगे तो इस तरह से, तो बचेगा 1 1 1 2। ठीक है, 1 1 1 2, -1 की पावर हो जाएगी 3, 2 + 1 किया हमने तो पावर, और 1 2 ज़ा 2, -1 1 ज़ा 1, माइनस बचेगी यहाँ पर क्योंकि पावर ऑड है, 2 - 1 किया तो 1, और 1 1 ज़ा हो जाएगा सिंपली। A21 की वैल्यू आ जाएगी -1। A21 के बाद A22 करेंगे, -1 की पावर 2 + 2 M22, दूसरी रॉ दूसरा ही कॉलम, दूसरी रॉ है कॉलम भी अब दूसरा ही है, तो बचा 2 2 1 2।
-1 की पावर 2 + 2 4 और यहाँ से 2 2 ज़ा 4 -1 2 ज़ा 2। तो -1 की पावर 4 है, तो पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाती है और 4 - 2 2 बचता है। तो A22 हमारे पास आ गया है सिंपली 1 2 ज़ा 2। अब A23 करेंगे, -1 की पावर 2 + 3। A23 का मतलब है सेकेंड रॉ और 3 का मतलब है कॉलम नंबर 3। तो आपके जो बचेंगे रिमेनिंग एलिमेंट वो 2 2 1 1। -1 की पावर 2 + 3 5, 2 1 ज़ा 2 -1 2 ज़ा 2। पावर ऑड है -1, माइनस वापस आएगी और 2 - 2 हो जाएगा 0। तो यहाँ से -1 को मल्टीप्लाई किया 0, तो A23 आ गया 0। अब A31 करेंगे, तीसरी रॉ फर्स्ट कॉलम, -1 की पावर 3 + 1। अब थर्ड रॉ, ठीक है 3 पहले है तो रॉ पहले होती है, तो थर्ड रॉ एंड फर्स्ट कॉलम आपने स्किप करना है 1 2 1 1। -1 की पावर 3 + 1 4 और 1 1 ज़ा 1 -1 2 ज़ा 2। पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो गई, 1 बचा, 1 - 2 किया तो -1। तो A31 आ गया है -1। इसी तरह से अब करेंगे हम A32, -1 की पावर 3 + 2, थर्ड रॉ एंड सेकंड कॉलम। अब थर्ड रॉ है, कॉलम सेकंड है, तो 2 3 1 1। -1 की पावर 3 + 2 5 और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 -1 3 ज़ा 3। माइनस पावर इवन है, माइनस वापस आएगी नंबर के साथ लगेगी और 3 - 2 करें तो -1। माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो +1 आ गया। अब A33 करेंगे, A33 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 3 + 3, दोनों को ऐड करते हैं यहाँ, थर्ड रॉ एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रॉ एंड थर्ड कॉलम, तो 2 3 1 2। -1 की पावर 3 + 3 6 और 2 2 ज़ा 4 -1 3 ज़ा 3। माइनस यहाँ से ख़त्म हो गई क्योंकि पावर इवन है, 1 बचा, 4 - 3 किया 1, तो 1 1 ज़ा 1। ये आ गया मेरे पास पॉजिटिव यानी +1। ये आ गई सारी वैल्यूज़ हमारी कोफैक्टर्स की। अब कोफैक्टर्स आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, अब हम उसे यहाँ पर पुट करेंगे, जो हमारा पूरी ये जो है इक्वेशन थी इस तरह की कि A = मैट्रिक्स में पुट करेंगे, पुट इट, इक्वेशन 1 कहते हैं इसको, इक्वेशन 1 का नाम दे दें, एडजॉइंट A = सबसे पहले आएगी A11 की वैल्यू जो 3 है और A12 की वैल्यू जो -4 है। A11 3, A12 -4, A13 -1 और A21 -1, A22 2, A23 0, A31 -1, A32 1 और A33 +1। ये आएंगे और इसका लेना है देन हमने ट्रांसपोज। तो हम एडजॉइंट ए फाइंड कर रहे हैं, अब हम इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन्स होता है फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम बना दें, तो फर्स्ट रॉ है फर्स्ट कॉलम बना दिया इसे हमने, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम बना दें, थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम बना दें। यह हमने ट्रांसपोज ले लिया। नाउ अब हम इसको पुट करेंगे बिल्कुल इनवर्स में, ताकि हमें इनवर्स फाइंड आउट करना था। नाउ फाइंड ए इनवर्स। A इनवर्स इक्वल्स टू 1/A डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आई थी, 1 पुट करेंगे। एडजॉइंट A की वैल्यू आई थी
3 -4 -1 -1 2 0 -1 1 एंड 1। तो जब ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कोई फ़र्क इसको पड़ना नहीं पड़ेगा। तो सिंपली ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 -4 -1 -1 2 0 -1 1 1। ये आ गया हमारे पास सिंपली इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। बाय एडजॉइंट मेथड किया है हमने, आपसे बाय एडजॉइंट मेथड ही कहा गया था। ये था क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपके अब तक के जितना जब से पेपर चेंज हुआ है, आपकी बुक चेंज हुई है, पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो ये क्वेश्चन हर साल लाजमी आता है इनवर्स फाइंड आउट करने का बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, आपने क्रैमर्स रूल की तैयारी भी करनी है इस यूनिट से, जो कि इसके बाद वाला क्वेश्चन है 19.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है वो, तो उसकी तैयारी भी करनी है। बाय क्रैमर्स रूल के थ्रू आपने सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना होता है और इनवर्स मेथड के थ्रू आपने सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना होता है। तो लाजमी इन क्वेश्चंस की तैयारी भी करनी है। अब तक ये आए नहीं है, बट मे बी जो है वो इन फ्यूचर आपके एग्जाम्स में आ जाए, तो प्लीज़ उसकी तैयारी भी लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, a line parallel to one side of a triangle and intersecting the other two sides, divide them proportionally, prove it। कह रहे हैं कि आपके पास एक लाइन है जो कि ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है और इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को। तो आपने प्रूफ करना है कि डिवाइड देम प्रोपोर्शनली, यानी वो डिवाइड कर रही है उनको प्रोपोर्शनली, यानी इक्वली डिवाइड कर रही है टू अपोजिट साइड्स को। तो ये आपने थ्योरम में करना है प्रूफ। ये है थ्योरम नंबर 24.1, 24 यूनिट्स है। Theorem 24.1, a line parallel to one side of a triangle and intersecting the other two sides, divide them proportionally। आपसे कह रहे हैं कि एक लाइन पैरेलल है ट्राइंगल की वन साइड की, यानी ये ट्राइंगल आपने लिया, आपने इस फिगर को नहीं इस फिगर से समझना है कि ट्राइंगल आपने लिया, ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल ये लाइन है। ठीक है, पैरेलल है, BC के पैरेलल है लाइन और AB और AC को डिवाइड कर रही है प्रोपोर्शनली। तो ये आपने जो है वो गिवन आपको ये कि पैरेलल है और प्रोपोर्शनली आपने प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखें ABC एक ट्राइंगल है हमारी, और ये D और एट पॉइंट E जो है वो AB और AC को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अब कुछ चीज़ें हमें गिवन है तो हम गिवन में मेंशन कर देंगे कि ट्राइंगल ABC है जिसमें DE पैरेलल है BC के। अब ये DE पैरेलल है बिल्कुल BC के, इंटरसेक्ट द अदर साइड्स, और ये लाइन जो पैरेलल है BC के, ये दूसरी दो साइड्स को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है और किस पॉइंट पर कर रही है, AB और AC को। तो AB को कर रही है एट पॉइंट D और AC को कर रही है एट पॉइंट E रिस्पेक्टिवली। तो आपने प्रूफ ये करना है कि मेजरमेंट AD इक्वल है अपॉन मेजरमेंट मेजरमेंट AD अपॉन मेजरमेंट DB इक्वल है मेजरमेंट AE अपॉन मेजरमेंट EC के। तो ये आपने प्रूफ करना है कि प्रोपोर्शनली जो है ये इन्हें डिवाइड कर रही है, यानी AD बराबर होगा AE के इस तरह और DB इक्वल होगा EC के। तो कंस्ट्रक्शन हमने कुछ करके जो है वो इसको प्रूफ करेंगे हम। अब विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन हम इजीली प्रूफ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में सिलेक्ट सच अ यूनिट ऑफ लेंथ सो दैट मेजरमेंट AD इक्वल्स टू P यूनिट। आपने क्या करना है, आपने कंस्ट्रक्शन करनी है कि मेजरमेंट AD को P यूनिट्स ले लेते हैं। अब P यूनिट्स क्या है तो मैं आपको बताती हूँ, और मेजरमेंट BD को हम Q यूनिट्स ले लेते हैं। P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स, यानी आप इसको डिवाइड कीजिए P यूनिट्स में। अब P जो एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4, अब कितने भी नेचुरल नंबर में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। Q इज ऑल्सो वन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। आपकी बुक में P को 2 सेक्शंस में डिवाइड, मतलब यहाँ पर AD को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है मजीद।
तो हम इसको बिल्कुल उसी तरह से ही कर रहे हैं बुक की तरह। तो हम इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं और इसको हम एक सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने जो है नेचुरल नंबरी हमने इसको 2 में किया, पी जो है वो हम 2 समझ लें और क्यू आप 1 समझ लें। तो हमने पी और क्यू यूनिट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड ए डी इंटू पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। अब डिवाइड हुआ ए डी पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स में। अब ये पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स है यहाँ से यहाँ तक, और ये क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स हैं। एंड बी डी इंटू क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, बी डी को क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया। तो मेजरमेंट ए डी पी के बराबर और डी क्यू डी बी या बी डी क्यू के बराबर। ठीक है, देन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, अब ये जो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू बी सी। अब ये लाइंस पैरेलल भी हो गई बी सी के। अब जो हमने जो सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं ये भी पैरेलल हैं किसके, बी सी के पैरेलल में। आप देख सकते हैं, नजर आ रहा है आपको साफ कि भाई बी सी के पैरेलल हैं ये सेगमेंट्स भी जो हमने डिवाइड किए हैं। अब हमारी कंस्ट्रक्शन दी है सारी की सारी। अब हम रीजंस देंगे और स्टेटमेंट और रीजन देकर हम इस बात को साबित करेंगे कि भाई ये प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है, कौन, डी ई प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है ए डी और बी डी बी और ए ई और ई सी को। तो ए डी इज डिवाइडेड इंटू पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बाय द पैरेलल लाइंस। हमने क्या किया, हमने ए डी को पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पैरेलल लाइंस के। ठीक है, वो पैरेलल लाइंस हैं, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। इसी तरह से ए ई भी आपका डिवाइड हो गया पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स में। हम देखें यहाँ पर अगर 2 सेगमेंट्स है तो यहाँ पर भी ए ई में ही 2 सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये 3 जो है वो पोर्शंस में डिवाइड हुआ। इस तरह से 3 जो है पोर्शंस हो गए और 2 लाइंस हमने ड्रॉ की। अगर हम पी को एक नेचुरल नंबर अज्यूम करके चल रहे हैं, 2 अज्यूम करके चल रहे हैं, तो ए ई भी 2 जो है वो पैरेलल सेगमेंट्स इसमें भी आए और ये भी 3 पोर्शंस में डिवाइड हुआ विद द हेल्प ऑफ पी। अगर ए डी पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट में डिवाइड हुआ है तो ए ई भी पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट में डिवाइड हुआ है, अगर हम आसान अल्फाज में बात करें। तो हमने कहा ए ई इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बाय द सेम पैरेलल लाइंस, उन्हीं सेम पैरेलल लाइंस की वजह से जो हमने ए डी पर की थी। पैरेलल लाइंस मेक इक्वल नंबर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट ऑन ईच ट्रांसवर्सल। आप देख रहे हैं पैरेलल लाइंस जो है वो इक्वल नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट है ईच ट्रांसवर्सल में। तो बहुत आसान सी बात है ये। अब आपको आगे कह रहे हैं कि सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से ई सी भी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स में डिवाइड हुई जैसे डी बी हुई थी। तो हमने कहा ई सी इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। क्यों, क्योंकि बी डी इज डिवाइडेड इंटू क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बाय द पैरेलल लाइंस। भाई ये जितनी डिवाइड हुई उतनी ये भी हो गई। अब हमने कहा कि ए हमारे पास ई इक्वल हुआ ये भी पी के, और ई सी ये भी इक्वल हुआ क्यू के। तो मेजरमेंट ए ई अपॉन मेजरमेंट ई सी इक्वल है पी अपॉन क्यू के। बट हमने ये कहा था कि मेजरमेंट ए डी मेजरमेंट अपॉन मेजरमेंट डी बी इक्वल है पी अपॉन क्यू के। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। तो हमारी कंस्ट्रक्शन के बिना पर ये पी अपॉन क्यू के इक्वल था और ये हमने यहाँ पर अभी प्रूफ किया। तो अब आप देखें तो ये 2 साइड्स इक्वल है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए इक्वल हो बी के और ए इक्वल हो सी के, तो दो एक साइड जो है वो इक्वल है दोनों की, तो दूसरी साइड्स भी इक्वल होंगी। तो बी भी इक्वल होगा सी के, तो ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी की कहती है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को इक्वल ले लिया और यही हमें प्रूव करना था कि ये जो है प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं। ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। आई होप आपको थ्योरम समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और अब है 14। क्वेश्चन नंबर 14 हम कह रहे हैं इफ़ अ स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स then the triangles are right angle triangle, prove that। आपसे कह रहे हैं कि इफ अ स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर आप ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वायर करें और वो इक्वल होगा दूसरी 2 साइड के स्क्वायर के सम के, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, प्रूफ कीजिए।
तो ये हमारा थ्योरम जो है वो है 23 यूनिट में 2 जो है वो थ्योरम्स हैं और वो दोनों थ्योरम्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक जो है वो ज़रूर आपका लॉन्ग में इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका 2025 में जो है थ्योरम 23.1 है तो आपका 23.2 इम्पॉर्टेंट होगा फॉर 2026 के लिए। तो 2024 में अगर थ्योरम 23.2 है आया तो 2025 में थ्योरम 23.1 है आया। तो यानी अब आपका ये अगेन इम्पॉर्टेंट है फॉर 2026। तो इसकी तैयारी आपने बहुत अच्छे से करनी है। लॉन्ग में जो है वो चांसेस हैं इसके 70% के आपके लॉन्ग में ज़रूर आएगा। ठीक है, थ्योरम स्टार्ट करते हैं। 23.2 है आपके पास। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है आपके पास, यानी उसकी उलट है। इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। आपसे यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल कहा गया था कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बताइए हाइपोटेन्यूस साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के। और यहाँ कहा गया है कि आपके पास एक साइड का जो आपके पास स्क्वायर है वो बराबर है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के। और बताइए राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर उल्टा आपके पास कन्वर्स प्रूफ करना है। नाउ अब हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर किया यहाँ पर और उस राइट एंगल ट्राइंगल को नाम दिया ABC का। एंगल C पे जो आपके पास जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये हमारे पास गिवन है ना, ट्राइंगल ABC, मेजरमेंट BC। अब ये हमारी असम्पशन है, हमने BC को A का नाम दिया, ठीक है। और मेजरमेंट इसको मेजरमेंट पढ़िएगा, मेजरमेंट AC की जो लेंथ है वो आपके पास है B और मेजरमेंट AB, और AB की जो लेंथ है वो आपके पास है C। यहाँ पर हमने जो नाम दिए थे वही हमने जस्ट यहाँ पर राइट डाउन कर दिए। तो इसकी अकॉर्डिंग आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल होगा C स्क्वायर के। हमने प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC। अब हम कह रहे हैं ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू BC सच दैट CD कॉन्ग्रुएंट है CA के, जॉइन द पॉइंट्स B एंड D। CD आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, BC पर। ये BC एक लाइन है, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने CD, ठीक है। और वो इतना बड़ा आपने ड्रॉ किया, यानी इतनी उसकी लेंथ थी जो कि CA के इक्वल हो, क्योंकि CA कॉन्ग्रुएंट ले लिया हमने CD के, तो CA जितना था उतना हमने CD ले लिया और ज्वाइन करवा दिया B को D से। नाउ अब आपके पास ये ट्राइंगल एक और बन गया। नाउ अब हम स्टेटमेंट और रीजंस देके प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल DCB, अब इसकी बात करें DCB इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। तो मेजरमेंट BD के स्क्वायर के, मेजरमेंट BD का स्क्वायर, ये BD है, यानी ये इसकी साइड क्या है, हाइपोटेन्यूस साइड है, क्योंकि ये आपके पास 90 का एंगल है तो ये भी 90 का होगा। इसके स्क्वायर बराबर है किसके, A स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर के। मेजरमेंट CD, क्योंकि अभी हमने कहा भाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल है C स्क्वायर के, तो C है BD का स्क्वायर इक्वल है A स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये बात कही। नाउ अब आपके पास मेजरमेंट BD का स्क्वायर एज इट इज़ रहा, CD जो है वो आपके पास D जो DC है या CD है आपके पास, ठीक है, इसका स्क्वायर ये आपके पास किसके कॉन्ग्रुएंट थी, AC के कॉन्ग्रुएंट थी। यहाँ पर आप ये बात लिख भी सकते हैं कि मेजरमेंट DC कॉन्ग्रुएंट है किसके, AC के, ठीक है, और AC इक्वल है आपके पास B के, तो DC भी इक्वल होगा किसके, B के, ठीक है। क्योंकि इसकी लेंथ इसके बराबर थी तो इसकी जगह हम B पुट कर सकते हैं, तो ये हमने B स्क्वायर लिख दिया। नाउ BD को देखें, BD आपके पास ही जो दी हुई है हमारे पास, ठीक है, बट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर होता है C स्क्वायर के, लेकिन ये तो BD के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, ये हमने कहा, बट ये हमें गिवन भी था। नाउ मेजरमेंट BD का होल स्क्वायर इक्वल है C स्क्वायर के, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी है, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी यहाँ पर कहती है कि जो मेजरमेंट BD का होल स्क्वायर है वो आपके पास बराबर है C स्क्वायर। अब आपके पास ये जो चीज़ थी ये बराबर थी C स्क्वायर के, ये हमें गिवन था,
तो हमने इसकी जगह जो है वो सी स्क्वायर पुट कर दिया यहाँ पर। सिंपल ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी आपको कहती है कि भाई दो ये चीज़ अगर इसके बराबर है तो ये भी जो है वो सिंपली आपके पास किसके बराबर होगा, ये साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है, तो बी डी स्क्वायर भी का होल स्क्वायर भी, जो मेजरमेंट बी डी का होल स्क्वायर है, भी बराबर होगा सी स्क्वायर के। अब आपने दोनों साइड्स पे रूट लिया और दोनों साइड्स पे स्क्वायर खत्म हो गया, तो मेजरमेंट बी डी इक्वल आ गया सी के बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। नाउ अब हम ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। ट्राइंगल डी सी बी क्रॉसपॉन्ड है ट्राइंगल ए सी बी के। ट्राइंगल डी बी सी या डी सी बी क्रॉसपॉन्ड है ट्राइंगल ए सी बी के। नाउ सी डी कॉन्ग्रेंट है सी ए के, सी डी कॉन्ग्रेंट है सी ए के, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। बी सी कॉमन लाइन है क्योंकि कॉमन है दोनों में, ठीक है, तो बी सी कॉन्ग्रेंट है बी सी के, ये कॉमन है। और एंगल साइड बी डी कॉन्ग्रेंट है किसके, ए बी के, ठीक है। ईच साइड इक्वल टू सी, क्योंकि दोनों साइड सी के इक्वल हैं, ये हमने प्रूव कर लिया ऊपर, क्योंकि बी डी भी किसके इक्वल आ गया था यहाँ पे, सी के, तो बी डी की भी जो है वो जो आपके पास मेजरमेंट आई है वो आई है सी। तो ट्राइंगल डी सी बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी बी के। साइड 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 पॉस्टुलेट से आपने इसको प्रूफ कर दिया। साइड 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 कॉन्ग्रेंट है साइड 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 के। नाउ मेजरमेंट एंगल डी सी बी इक्वल है मेजरमेंट एंगल ए सी बी के। जो आपके पास सी एंगल है वो दोनों में क्या है, इक्वल है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है। मेजरमेंट एंगल डी सी बी इक्वल है 90 डिग्री का और मेजरमेंट एंगल ए सी बी भी इक्वल होगा यकीनन 90 डिग्री के। तो कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी कहती है आपके पास, तो हैंस ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो प्रूव हो गया कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ये हमने प्रूव कर दिया। सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन का क्वेश्चन 12, 13, 14 हम कर चुके हैं, 15 हम कर लेते हैं। 15 है ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी in which measurement AB is equals to 5.5 centimeter, measurement AC equals to 6 centimeter and measurement angle A equals to 60 degree. Also write steps of construction. आपने सर्कम सर्कल बनाना भी है और आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो 29.2 से लिया गया क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योमेट्री से भी, यानी 29 यूनिट अगर आपने किया है तो आपका लॉन्ग का एक क्वेश्चन ज़रूर जो है वो सिक्योर हो जाएगा कि भाई आप एक क्वेश्चन कर सकते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपसे कह रहे हैं सर्कम सर्कल बनाना है, तो सबसे पहले हमारा सर्कम सर्कल होता क्या है, तो ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करके गुजरे, यानी टच करे, ऐसा सर्किल सर्कम सर्किल होता है और हमें बनाना है और हमें तमाम मेजरमेंट्स यहाँ पर ट्राइंगल की दी हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले देखें मेजरमेंट ए बी दिया हुआ है 5.5, मेजरमेंट ए सी दिया हुआ है 6 और एंगल ए दिया हुआ है 60। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट ए बी बनाएंगे। तो मेजरमेंट ए बी हम बना रहे हैं 5.5 सेंटीमीटर का। तो ये है 5.0 से स्टार्ट किया, हम 5.5 सेंटीमीटर का हमने बना लिया ए बी। मेजरमेंट ए बी हमने बनाया, यहाँ हमने ए लिखा, यहाँ हमने बी लिखा और मेजरमेंट ए बी था हमारा। सिंपल आप ए बी या मेंशन ना भी करें, जस्ट कर दें 5.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें ए बी बनाने के बाद आपको दिया हुआ है मेजरमेंट ए सी, तो हम ए सी ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद एंगल अगर आपको जो गिवन है उस एंगल, आप अगर दो साइड और एक एंगल गिवन है तो फर्स्ट साइड बनाने के बाद आपने एंगल ड्रॉ करना है। तो एंगल ए पे ड्रॉ हो रहा है, मेजरमेंट एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आपने अब लेनी है डी। डी कंपास और एक आपके पास इस तरह का रूलर मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ से आपने ए पर इस तरह से एंगल ड्रॉ करना है कि ये जो हमारी लाइन यानी ए जो पॉइंट है ये इस मिड पॉइंट पे रख के हमें एग्जैक्ट लाइन से लाइन को मिलाना है, ठीक है। अब 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, हमें 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमारा 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। तो
तो इस लाइन को हम थोड़ा सा फिलहाल एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि हमें नहीं पता अभी कि ये लाइन जो है वो कितनी होगी। तो ये एंगल अभी हमें पता है कि ये 60 डिग्री है, तो हमने एंगल ड्रॉ कर दिया 60 डिग्री। इस एंगल के बाद अब आपको नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक साइड। वो साइड आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए साइड कौन सी दी हुई है, ए सी। तो ए से ही आपने सी ड्रॉ करना है। तो ये नहीं कि आप जो है स्केल से करें। अब ये जो आपने 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है ये विद द हेल्प ऑफ कंपास होगा। तो आपने 6 सेंटीमीटर की साइड में एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसको कंपास को उसके पे रख के आपने उतना ओपन कर लेना है। तो ये देखिए हमारा हमने ये 6 सेंटीमीटर का तकरीबन ओपन कर लिया है और यहाँ से आपने ए पॉइंट पे रख के 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। तो ये हमारी 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लग गई और ये पॉइंट हमारा जहाँ पे इसने कट किया है ये पॉइंट हमारा सी आ गया। ए से सी ड्रॉ हो गया और इस पॉइंट से आपने बी को ज्वाइन कर देना है। यह आपने 9th में सीखे थे ट्रायंगल्स बनाना। हमारा यूनिट नंबर 13 था जिसमें हमने ट्रायंगल्स सीखे थे और ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन भी लिखी थी। बट यहाँ पर ट्रायंगल्स नहीं ड्रॉ करने, आपने सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है विद दी हेल्प ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल तो आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपने सर्कम सर्कल किस तरह से ड्रॉ करना होता है, तो आपने कंपास को लेना है और जो सबसे पहले आपने साइड बनाई थी उस साइड पर रख के आपने हाफ से ज़्यादा खोलना है। ठीक है, हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें हाफ से ज़्यादा खोलना होता है। एक आर्क इस साइड लगानी होती है, एक साइड लाइन के दूसरी साइड लगानी होती है। ठीक है, और उतना ही मतलब आपने उतना ही खोले रखना है जितना आपने खोला था। और एक ए पॉइंट पे रख के, पहले बी पॉइंट पे रख के आपने दोनों साइड आर्क लगानी है, देन फिर ए पॉइंट पे रख के आपने दोनों साइड आर्क लगानी है। ठीक है, तो ये आर्क हमने लगा ली है दोनों साइड पे। मैं इसको दोबारा लगा लेती हूँ, ओवरलैप कर रही है ये। जिस भी 2 पॉइंट पे टच किया उस पॉइंट पे हमने दोनों पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारा राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कट कर रहा है तो ये हमारा पॉइंट पी और इसे हमने कह दिया क्यू। ये हमारा एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। इसी तरह से आपने जो सेकेंड लाइन ड्रॉ की थी उस पे भी आपने इसी तरह से राइट बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है। तो हाफ से ज़्यादा आपने कंपास को खोलना है और एक आर्क इस साइड और एक आर्क इस साइड आपने लगानी है। मुझे पता नहीं है तो इसलिए मैंने ज़रा बड़ी लगा ली है कि ये जो है वो अब पॉइंट सी पर भी रख के इसी तरह से हमने एक आर्क यहाँ लगा लेनी है, एक आर्क यहाँ लगा लेनी है। अब देखें ये कट नहीं कर रही तो दोबारा ए पर रखकर मैंने इस आर्क को थोड़ा एक्सटेंड किया, इसी तरह इस आर्क को भी एक्सटेंड किया। तो जहाँ पर भी इसने कट किया उसके अलावा एक्स्ट्रा को हम मिटा देंगे। अब जिन 2 पॉइंट्स पे कट किया इनको नाम दे लेंगे हम एक्स और वाई का। ये राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ हो गए। अब इन दोनों राइट बाइसेक्टर ने जिस भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट किया उस पॉइंट को हम ओ का नाम दे देंगे। ये हमारा पॉइंट ओ हो गया। तो दोनों राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे वो दोनों राइट बाइसेक्टर्स एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे होंगे। अब आपने उस पॉइंट से, वो सेंटर हो गया, अब उस पॉइंट से आपने किसी भी एक वर्टेक्स तक का जो है वो उतना रेडियस का आपने कंपास को खोल लेना है। कोई भी वर्टेक्स ले लें, ए ले लें, सी ले लें, ठीक है, बी ले लें, कोई भी एक ले लें और वहाँ तक का आप ओपन कर लें और उस रेडियस का आप सर्किल ड्रॉ कर लें। सेंटर आपका ओ ही रहेगा।
तो ये ऐसा सर्किल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करके गुजर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। ये हमने सर्कम सर्कल को ड्रॉ कर लिया। आई होप आपको बनाना समझ में आएगा किस तरह से आपने डायग्राम को बनाना है। अब इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को हम लिख लेते हैं। जिस तरह से हमने ड्रॉ किया एग्जैक्टली उसी तरह लिखेंगे, और बहुत सिंपल है, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप एग्जाम्स में अगर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, अगर आपको आते हैं, इजी ज्योमेट्री पसंद है, तो आप बहुत ईजीली जो है वो नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया था। तो ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट लिख दें कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। सारी कंस्ट्रक्शन आपकी बुक में लिख कर दी हुई है, हर चाहे आपने सर्कम सर्कल बनाना हो या कोई दूसरा, तो सबकी कंस्ट्रक्शन की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, वहाँ से आप अपनी कंस्ट्रक्शन याद भी कर सकते हैं। और याद करने की तो ज़रूरत ऐसा सच नहीं होती, अब आप लोग खुद भी लिख सकते हैं कि जिस तरह से आपने ड्रॉ किया है। तो हमने ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। फिर आपने क्या किया, करने के बाद आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ट्राइंगल तो देखो उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं लिखी, फिर हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था पी क्यू। तो हमने कहा ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर पी क्यू ठीक है। पी क्यू राइट बाइसेक्टर है और दोनों तरफ से जो है वो कंटिन्यू है लाइन, ठीक है, वहाँ भी यहाँ भी। तो इसके ऊपर इस तरह से हमारे पास लाइन बनेगी कि दोनों साइड से कंटिन्यू होगी ऑफ ए बी। ए बी सिंपल एक लाइन है, तो उस पर इस तरह से लाइन आएगी, ठीक है। अब ये एक रे थी, तो इसको हमने इस तरह से एरोज से शो किया। अब हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया पी क्यू, और उसके बाद राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया एक्स वाई। तो हमने कहा ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर एक्स वाई ये भी एक रे है ऑफ ए सी। अब हमने ये वाला राइट बाइसेक्टर किस पे किया था, ए सी पर किया था, एक्स वाई वाला। अब इन दोनों राइट बाइसेक्टर ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था, कहाँ पर, ओ पर। बोथ द राइट बाइसेक्टर पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट ईच अदर। कहाँ पे इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, एट पॉइंट ओ। ओ पर इंटरसेक्ट किया था, ठीक है। अब आपने ओ को सेंटर रखना है, ठीक है। ओ को सेंटर रखा था, तो हमने कहा विथ ओ एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू अब रेडियस इक्वल होगा आपका मेजरमेंट ओ ए, मेजरमेंट ओ बी, मेजरमेंट ओ सी के। रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट ओ ए और मेजरमेंट ओ बी, या तो मेजरमेंट ओ ए के इक्वल खोल लें, या तो मेजरमेंट ओ बी के, या तो मेजरमेंट ओ सी के इक्वल। आप कंपास उस रेडियस के जो है वो रेडियस को रखते हुए आप कंपास को ओपन कर लें, ठीक है। और फिर आप कर दें ड्रॉ अ सर्कल विच पासिस थ्रू, और जो कि पास हो रहा होगा, कहाँ से पास हुआ सर्कल हमारा, थ्रू ए बी सी। ए बी सी से हमारा सर्किल पास हुआ, तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड सर्कम सर्किल बन गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी।
ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई और हमारा ये सर्कल ड्रॉ भी हो गया। बट अगर आपको मेजरमेंट्स चेंज दे दी जाएँ और आपको ए बी की जगह पी क्यू, तो आपने बस इसी तरह से कंस्ट्रक्शन लिखते हुए अपने अपनी जो है वो देखते हुए कि आपने ए बी लिया है या आपने पी क्यू लिया है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी जो है कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देना है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15। हम सॉल्व कर रहे हैं 2024 पास पेपर ऑफ क्लास मैट्रिक। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, प्रूव इट। आपसे कह रहे हैं दो सर्कल हैं, वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली, यानी बाहर से टच कर रहे हैं, और जो दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा उनके रेडियाई के सम के, यानी उनके रेडियस के सम के। ये आपने प्रूव करना है। ये हमारा थ्योरम है 26 यूनिट से, और 26 यूनिट में ये हमारा थ्योरम है। कह रहे हैं थ्योरम में इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, अब दो सर्कल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो उनके सेंटर्स का डिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, उनके रेडियाई के सम के इक्वल होगा। ये आपने प्रूव करना है। आपको गिवन क्या है कि भाई दो सर्कल्स हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली, कॉमे के बाद वाली चीज आपने प्रूव करनी है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर्स के डिस्टेंस इक्वल होगा सम ऑफ देयर रेडियाई, उनके रेडियाई के सम के इक्वल। अब गिवन हमें क्या है, हमें गिवन है कि दो सर्कल्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमने डायग्राम जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर ले ली। देखिए, अब सर्कल्स जो हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट पॉइंट बी। तो हमें यहाँ पर लिखा गिवन विद सेंटर्स ओ, एक का सेंटर ओ, एक का सेंटर ओ डैश है, हैविंग रेडियाई, और एक का रेडियाई आर और एक का रेडियाई आर डैश है, रिस्पेक्टिवली, टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एट पॉइंट बी। किस पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। तो आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है कि मेजरमेंट ओ ओ डैश, अब ओ और ओ डैश की जो मेजरमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओ से ओ डैश तक की मेजरमेंट वो इक्वल है आर प्लस आर डैश की मेजरमेंट के। ठीक है, ये आपने यहाँ पर प्रूफ करना है। अब हमने एक कंस्ट्रक्शन की, हमने किया ड्रॉ एक कॉमन टेंजेंट। ठीक है, हमने एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया और टेंजेंट को नाम दिया, टेंजेंट हमने ए सी ड्रॉ किया, ए सी टेंजेंट थ्रू बी, और वो बी पॉइंट से गुजर रहा था। ठीक है, अब टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट किसी भी सर्किल को टच करके एक पॉइंट पे टच करने के गुजरने वाली लाइन को टेंजेंट कहते हैं। अब ये जो टेंजेंट है, ठीक है, ये सर्किल को एट पॉइंट बी टच कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पर टच कर रहा है बी, इस वाले सर्किल के लिए देखें तो पॉइंट बी पे टच करके गुजर रहा है, ये टेंजेंट है। और इस वाले सर्किल को भी देखें तो एक पॉइंट पे टच करके ये टेंजेंट गुजर रहा है, तो ये यहाँ पर सर्किल के किसी भी एक पॉइंट को टच करके कोई लाइन गुजर जाए, ठीक है, तो वो टेंजेंट होती है उस सर्किल पर। तो हमने कॉमन टेंजेंट ए सी ड्रॉ कर लिया थ्रू बी, जो बी से गुजर रहा है बोथ सर्किल्स, दोनों सर्किल्स के पॉइंट बी से। अब हम प्रूव करेंगे स्टेटमेंट्स और रीजंस देकर। अब हम स्टेटमेंट देंगे और उनके रीजंस देंगे और उसके थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे कि दोनों जो सर्कल्स हैं उनके सेंटर्स का डिस्टेंस उनके रेडियाई के सम के इक्वल है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दी कि ओ बी, ये जो हमारा ओ से लेकर बी तक का पॉइंट है, ये ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये परपेंडिकुलर है एसी पर, क्योंकि आपको जो है वो थ्योरम्स में बात कुछ चीज़ों में प्रूफ की गई है हमने पीछे कि भाई रेडियल सेगमेंट टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा कंफर्म बात है। तो ये हमारा ओ बी रेडियल सेगमेंट है, ये परपेंडिकुलर है किस पर? टेंजेंट एसी पर। सो मेजरमेंट एंगल ओ बी सी, तो अगर ओ बी सी एंगल की बात करें तो ये जो ओ बी सी एंगल है ये यहाँ पर 90 का एंगल बना रहा है विद टेंजेंट। ओ बी जो हमारा है
ये रेडियल सेगमेंट ये टेंजेंट पर 90 का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो हमने कहा टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट। क्यों भाई? रीजन दिया हमने कि भाई टेंजेंट जो है हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियल सेगमेंट के। अब आपका रेडियल सेगमेंट कहीं पर भी हो, आपका टेंजेंट कहीं पर भी हो, ये हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा। रेडियल सेगमेंट टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। इसी तरह से ओ डैश बी की बात करें तो ओ डैश बी भी ए सी पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये भी रेडियल सेगमेंट है और ये भी उसका टेंजेंट है। तो ओ डैश बी भी परपेंडिकुलर है टेंजेंट ए सी पर। सो मेजरमेंट एंगल ओ डैश बी सी भी इक्वल होगा 90 डिग्री के। ओ डैश बी सी ये पूरा एक परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है, 90 का एंगल बना रहा है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट। हम जानते हैं भाई टेंजेंट जो है वो रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो अब अगर हमने कहा कि भाई मेजरमेंट ओ बी सी को अगर हम मेजरमेंट एंगल ओ डैश बी सी में ऐड करें, दोनों एंगल्स मेजरमेंट एंगल ओ बी सी, मेजरमेंट एंगल ओ डैश बी सी, दोनों हमने ऐड किए तो दोनों का सम इक्वल आएगा 180 के। हमने ऐड किया 1 और 2 को, तो ओ बी एंड ओ डैश आर कॉलिनियर। ओ डैश और बी दोनों तीनों कॉलिनियर हैं। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही पॉइंट पर लाई करने वाले पॉइंट्स हैं। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर, लाइन अब ऐसे हो, लाइन ऐसे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, एक ही पॉइंट पर लाई करने वाले तीनों पॉइंट्स हैं ओ डैश एंड बी। एंड बी लाइज बिटवीन ओ एंड ओ डैश। और हमें ये भी पता चल रहा है कि जो बी है वो ओ और ओ डैश के बीच में लाई कर रहा है, दोनों के दरमियान में लाई कर रहा है एंगल बी, 90 डिग्री का जो एंगल है। क्योंकि जो आप मिड में रखते हैं वो 90 डिग्री का जो मिड में रखते हैं उस एंगल की बात हो रही होती है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमने 1, 2 और 3 को देखते हुए ये बात कही कि तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। तीनों दोनों का मतलब तीनों का जो पॉइंट जो तीनों हैं वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि दोनों जो एंगल्स हैं वो 180 का सम बना रहे हैं। तो एक ही लाइन पर लाई करने वाला कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होता है। तो मेजरमेंट ओ बी, तो मेजरमेंट जो हमारी ओ बी है और हम मेजरमेंट ओ डैश बी दोनों का अगर हम सम करें तो इक्वल हो जाएगा मेजरमेंट ओ डैश के। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? मेजरमेंट ओ और ओ डैश के बाय डेफिनेशन। अब किस तरह से होगा देखिए, मेजरमेंट ओ बी, अब हमने कहा मिड पॉइंट है बी, तो ए बी का डिस्टेंस ओ डैश बी का डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। तो अगर दोनों का सम करें तो अभी हमने कहा कि दोनों जो एंगल्स हैं उनका सम 180 है, तो ये यकीनन मिड में होगा क्योंकि 90 इधर है, 90 एंगल इधर है, ठीक है, तो दोनों के मिड में है। तो हमने कहा ओ डैश बी और ओ बी दोनों का अगर हम सम करें तो दोनों का सम इक्वल होगा मेजरमेंट ओ डैश के। अगर अब आपका सर्किल भाई एक कोई इतना बड़ा है और एक कोई इतना है, ठीक है, इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस छोटा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई सर्किल कितना बड़ा है और कोई सर्किल कितना छोटा है। बट ये 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है, तो मेजरमेंट ओ और ओ डैश तक का जो सम है, मेजरमेंट ओ बी और ओ डैश बी तक का जो सम है वो मेजरमेंट ओ डैश के इक्वल होगा, ठीक है। टोटल अब यहाँ हाफ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दोनों का सम करें तो वो टोटल के ही तो बराबर होगा, यही बात कही जा रही है बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो मेजरमेंट ओ डैश हमने ये चीज़ ले ली। मेजरमेंट ओ बी हमने कहा था वो आर के इक्वल है, इसकी जगह हमने आर रख दिया, ये चीज़ यहाँ आ गई। ओ बी की जगह मेजरमेंट ओ बी की जगह हमने आर रखा, मेजरमेंट ओ डैश बी की जगह हमने आर डैश रखा। तो ये चीज़ प्रूव हो गई कि मेजरमेंट ओ बी आर के इक्वल, मेजरमेंट ओ डैश बी आर डैश के इक्वल है। तो ये इक्वल आ गया मेजरमेंट ओ डैश का। जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि दोनों सेंटर्स जो हमारे हैं ओ से लेकर ओ डैश की जो मेजरमेंट करें हम, तो वो आर और आर डैश के सम के इक्वल होगी। तो ये बात हमने यहाँ पर प्रूव की, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट। हमने टेंजेंट यहाँ पर हमारी कंस्ट्रक्शन थी उसके थ्रू। आई होप आपको थ्योरम समझ में आया होगा। थ्योरम बहुत इजी है, थ्योरम जो है वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स में से है 26.4 ए,
और इसकी रिक्वेस्ट भी मेरे जो है वो चैनल पे आई हुई है, तो आपकी रिक्वेस्ट भी जो है वो मैंने ध्यान में रखते हुए 26.4 केस ए सॉल्व करवा दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में केस बी भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, क्योंकि इसके केस ए केस बी और इम्पॉर्टेंट हैं दोनों केसेस 26 यूनिट के। क्वेश्चन नंबर 16 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें बट और करके एक और जो है वो थ्योरम आपको गिवन है, ठीक है, ताकि आप ये वाला थ्योरम अटेम्प्ट करें या ये वाला थ्योरम अटेम्प्ट करें। तो इसमें और करके चॉइस है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट, कि एक लाइन जो है वो ड्रॉ की जा रही है रेडियल सेगमेंट पर और वो सर्किल के रेडियल सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है एट्स इट्स आउटर एंड पॉइंट। और कहाँ पर है? आउटर एंड पॉइंट पर है परपेंडिकुलर। इट इज टेंजेंट टू द सर्किल एट दैट पॉइंट। आपने प्रूव ये करना है कि भाई वो टेंजेंट है, सर्किल के आउटर एंड पर एक जो है वो लाइन ड्रॉ हो रही है और वो रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। आपने जस्ट ये प्रूव करना है कि वो लाइन टेंजेंट है उस सर्किल पर। ये है हमारा थ्योरम 26.1। इफ a line is drawn perpendicular to a radial segment of a circle and its outer end point, it is tangent to the circle at that point। कि एक लाइन रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये रेडियल सेगमेंट है सर्किल का, इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि 90 का एंगल बना रही है इसके साथ एट आउटर एंड। कहाँ पर की है भाई? आउटर एंड पर की है सर्किल के। इट इज टेंजेंट टू द सर्किल, ये टेंजेंट है सर्किल पर एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर। अब टेंजेंट होता क्या है? तो सर्किल के किसी भी एक पॉइंट को टच करके गुजर जाए कोई भी लाइन, तो वो लाइन उस सर्किल पर टेंजेंट होती है। सिंपली हमारे कोई भी एक सर्किल हो, सर्किल के ऊपर कोई भी लाइन किसी एक पॉइंट को टच करके गुजर जाए, कोई भी लाइन एक पॉइंट को टच करके गुजर जाए, ठीक है, रेडियल सेगमेंट के तो वो परपेंडिकुलर होती है, तो आपको यहाँ पर भी बता दिया गया है, ठीक है, बट वो टेंजेंट होती है, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। अब ये टेंजेंट होती है, ये कंफर्म बात है, बट यहाँ पर अब हमें साबित करके दिखाना है कि भाई ऐसा है। तो जो हमारे पास कॉमन से पहले की चीज़ है वो हमें गिवन है कि भाई परपेंडिकुलर तो है रेडियल सेगमेंट के टेंजेंट, बस आपने प्रूव ये करना है कि वो टेंजेंट है। तो गिवन में हमें दिया गया है कि अ सर्किल विद सेंटर ओ, एक सर्किल है जिसका सेंटर है ओ एंड रेडियस है आर, और रेडियस क्या है? आर है। ए बी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन रेडियल सेगमेंट। अब एक सर्किल है जिसका सेंटर है ओ और ए हमारा और बी, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ये बी जो है ना, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं, ये क्योंकि बहुत नज़दीक है इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ये बी, ये ए बी एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है। तो हमने कहा सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, सर्किल सेंटर ओ रेडियस आर के साथ है, और ए बी ड्रॉ किया हमने एक परपेंडिकुलर रेडियल सेगमेंट पर ओ पी। अब ये ओ पी क्या है? रेडियल सेगमेंट को ओ पी कह रहे हैं। अब ए बी, ये जो हमारा टेंजेंट है ए बी, ये परपेंडिकुलर है किस पर? ओपी पर। ओपी पर रेडियल सेगमेंट पर ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताया गया है। ये गिवन है एक्चुअली क्या भाई, ये टेंजेंट रेडियल सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है। प्रूव आपने ही करना है कि ए बी, ये जो ए बी है हमारी लाइन, ये टेंजेंट है गिवन सर्किल एट पी ओनली, और कहाँ पर है? सिर्फ पी पर है, ठीक है, ये आपने यहाँ पर प्रूफ करना है। अब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, उस कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम प्रूफ करेंगे अपने थ्योरम को। तो हमारी कंस्ट्रक्शन है कि ड्रॉ किया हमने ओ क्यू, एक पॉइंट हमने टेंजेंट पर ले लिया, वेयर क्यू इज एनी अदर पॉइंट ऑन ए बी एक्सेप्ट पी। पी के अलावा आप कोई भी दूसरा पॉइंट ले लें इस टेंजेंट पर, यहाँ ले लिया हमने क्यू, ठीक है, और हमने ओ और क्यू यानी कि सर्किल के जो सेंटर है उससे इस पॉइंट क्यू को ज्वाइन कर दिया। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ रीजंस देकर इसको प्रूव करेंगे कि ये जो है टेंजेंट ए बी सिर्फ और सिर्फ पी पॉइंट पे टच कर रहा है, किसी और पॉइंट पे टच नहीं कर रहा, ये हमने प्रूव करना है।
क्योंकि एक पॉइंट पे टच करेगा तभी टेंजेंट कहलाएगा, अदरवाइज टेंजेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट पे टेंजेंट टच नहीं करता। स्टेटमेंट हमने दी इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू। अब एक राइट ट्राइंगल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है ओ पी क्यू, ये एक राइट ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे 90 का एंगल ऑलरेडी बन रहा था। मेजरमेंट एंगल ओ पी क्यू, उसमें मेजरमेंट एंगल ओ पी क्यू यानी पी जो एंगल है वो 90 का बन रहा है। ए बी परपेंडिकुलर है ओ पी का एट पी। हमें कहा भी गया था कि भाई ए बी ओ पी पर परपेंडिकुलर है एट पॉइंट पी, किस पॉइंट पर, पी पर। तो ये हमें चीज गिवन यहाँ पर दी गई थी। बट मेजरमेंट एंगल ओ क्यू पी इज लेस देन 90 डिग्री। क्यों भाई ये लेस देन 90 डिग्री क्यों होगा कि ओ क्यू पी लेस देन 90 होगा? क्योंकि देखें जो राइट एंगल ट्राइंगल हो ना, उस वैसे तो ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। कोई भी ट्राइंगल हो उसके तमाम एंगल्स यानी तीनों एंगल्स का सम करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल आता है, ये कंफर्म बात है। अब अगर एक एंगल 90 का हो गया है तो 180 में से आपने 90 को माइनस कर लिया, ये तो है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल तो है। अब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और 90 माइनस हो गया तो बचा 90। अगर अब दो एंगल यहाँ पर बच रहे हैं तो ये दोनों एंगल्स करेंगे अगर सम तो 90 बनेगा। इनमें से कोई एक भी 90 या 90 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा भाई बट के एंगल ओ क्यू पी 90 से कम है, लेस देन 90 है, क्योंकि एक्सेप्ट राइट एंगल द अदर एंगल्स आर एक्यूट एंगल इन राइट ट्राइंगल। क्योंकि राइट एंगल के अलावा बाकी दोनों एंगल ट्राइंगल के अंदर हमेशा एक्यूट होते हैं। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एक्यूट एंगल हमेशा 90 से छोटे होते हैं। एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 90 से कम हो, 90 से ज्यादा हो जाए तो ऑब्ट्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट ओ क्यू, तो जो हमारी मेजरमेंट ओ क्यू है यानी ये जो ओ क्यू की जो मेजरमेंट है ये ग्रेटर होगी मेजरमेंट ओ पी से। क्यों होगी ग्रेटर? भाई ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट, ये एंगल ग्रेटर है, इसके अपोजिट साइड ग्रेटर होगी। आपको पता है ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल जहां होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है और हाइपोटेनियस साइड हमेशा ग्रेटर होती है राइट ट्राइंगल के अंदर। तो वही बात यहाँ पर कही भी गई है कि मेजरमेंट ओ क्यू इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ओ पी बिकॉज ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट। हर ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड ग्रेटर साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हमने यहाँ पर रीजन में दे दी। अब हमने कहा हेंस क्यू लाइज आउटसाइड द सर्किल। क्यू आउटसाइड द सर्किल लाई कर रहा है, क्यों लाई कर रहा है? क्योंकि मेजरमेंट ओ क्यू ग्रेटर है रेडियस से, इज ग्रेटर देन आर, रेडियस से बड़ा होगा, जभी तो रेडियस से बड़ा होगा जभी तो आउटसाइड द सर्किल होगा। हमने स्टेटमेंट दी भाई क्यू अब आउटसाइड द सर्किल लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये इसके इक्वल आ जाता है यानी ओ पी के इक्वल आ जाता तब तो चलो समझ में बात आती कि भाई ये रेडियल सेगमेंट के ही बराबर है। लेकिन अभी आपने ऊपर प्रूफ किया कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, एंगल ग्रेटर के अपोजिट साइड ग्रेटर, ये साइड ग्रेटर है। तो ये साइड जब स्मॉल हुई और ये ग्रेटर हुई तो ये यकीनन सर्किल से कहीं बाहर लाई कर रहा होगा। तो मेजरमेंट ओ क्यू इज ग्रेटर देन आर, आर से भी बड़ी होगी, ठीक है, ओ क्यू। ऑल पॉइंट्स ऑन ए बी एक्सेप्ट पी लाई आउटसाइड द सर्किल। तो इसी तरह से हमने बाकी तमाम पॉइंट्स के लिए भी बात कह दी कि तमाम पॉइंट्स ए बी पर कोई भी आप पॉइंट ले लें सिवाय पी के, वो सारे के सारे आउटसाइड द सर्किल होंगे, ठीक है। और आगे हमने कहा क्यू इज एनी अदर पॉइंट एक्सेप्ट पी, और क्यू पी के अलावा कोई और पॉइंट है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। क्योंकि पी पॉइंट के अलावा हमने कहा था भाई कोई पॉइंट भी ले लो, यहाँ ले लो आप, यहाँ ले लें आप, ठीक है, तब भी एक राइट ट्राइंगल बनेगा, यहाँ ले लें आप तब भी एक राइट ट्राइंगल बनेगा। तो क्यू एक और पॉइंट है पी के अलावा, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। तो ओनली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सर्किल एंड ए बी, तो सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्किल का हो रहा है ए बी के साथ वो पॉइंट पी पर हो रहा है। सो ए बी इज टेंजेंट टू सर्किल, तो ए बी एक टेंजेंट है सर्किल पर एट पी, किस पर है? पी। बाय डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की डेफिनेशन के मुताबिक, टेंजेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? वो लाइन जो सर्किल के किसी भी एक पॉइंट को टच करके गुजर जाए वो टेंजेंट है। तो ये सर्किल के एक ही पॉइंट को टच करके गुजर रही है तो ये लाइन टेंजेंट है इस सर्किल पर, ये हमने प्रूफ किया।
ये था थ्योरम 26.1। आई होप आपको थ्योरम समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेक्शन सी में हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया है। और क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया है। इसके अलावा तमाम हमारे थ्योरम्स गिवन थे और थ्योरम्स मैंने आपको तमाम के तमाम समझाए हैं। थ्योरम्स आपकी बुक में जो है वो दिए गए हैं, तो थ्योरम्स आप वहाँ से जो है वो याद कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस आप वहाँ से कर सकते हैं।